वेलकम टू माय एकेडमी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपकी करंट अफेयर से भी जुड़ा है, साथ ही आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं, और मैं कहूँगी कि मैं इस चीज़ की आप लोगों से आशा करती हूँ कि यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए न्यूज़पेपर और न्यूज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक, साथ ही जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वो हमारी समसामयिक घटनाओं से जुड़ते हुए, साथ ही हमारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। हाल ही में भारत के प्रथम विधि अधिकारी जिसको हम कहते हैं, ठीक, महान्यायवादी जिसको हम कहते हैं, इनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में की गई। देश के 16वें महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है और ये नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 को एक नए व्यक्ति के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। क्लियर है? तो इन्हीं के विषय में आज हम कुछ बात करेंगे, साथ ही इस पद के बारे में बात करेंगे कि क्यों ये पद इतना जरूरी है। ठीक, और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जुड़ी राष्ट्रपति की जब हम स्थिति की बात करते हैं, राष्ट्रपति को जो पढ़ते हैं तब उसके साथ जो कुछ नियुक्तियां पढ़ते हैं उसके साथ ये विषय जुड़ा हुआ होता है। और साथ ही अपने आप में भी महान्यायवादी एक बहुत ही उच्च पद आसीत व्यक्ति होता है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? तो आइए फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ माय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं वो भी आमंत्रित हैं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करें आप। क्लियर है? चलिए, हम बात कर रहे हैं भारत के महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी के बारे में जिन चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, उन सबको एक एक करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब बात करते हैं भारत का महान्यायवादी, तो पहला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में महान्यायवादी की क्या स्थिति है। ठीक, क्लियर है? क्या होगा? भारत की जो संविधान है उसमें महान्यायवादी की स्थिति क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बात की कि राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद और उसके कार्यों से जुड़े कुछ जो उसके दायित्व होते हैं, उससे ये अनुच्छेद भी संबंधित होता है और ये पद भी संबंधित होता है। क्लियर है? चलिए, फिर हम बात करेंगे इसके पदावधि की कि कितने समय तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। क्लियर है? फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पारिश्रमिक, मतलब कि हमेशा आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं कि मैम ये वाला जो पद है इसको कितनी सैलरी मिलती है, इसको कितनी मिलती है, राष्ट्रपति को कितनी मिलती है, प्रधानमंत्री को कितनी मिलती है। ऐसे ही जब अन्य अधिकारियों की बात करते हैं तो उसके पारिश्रमिक या उसके वेतन की बात हमेशा ही करते रहे हैं। ठीक, तो इसके वेतन के बारे में, इसके पारिश्रमिक जो इसको दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब जब हम किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं तो उस व्यक्ति को हटाए जाने के प्रावधानों के बारे में भी अलग से जाना चाहिए और जाना भी जाता है। ठीक, क्योंकि हम जिस देश की बात करते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, यहाँ लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राष्ट्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता और अपने एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। क्लियर है? वंशानुगत जैसी चीजें देश में नहीं है, इसलिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा तो उसको हटाए जाने के भी प्रावधान उसके साथ जुड़े होंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद योग्यताएं कि किस व्यक्ति को हम भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ठीक, एक महान्यायवादी जैसे पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो आवश्यक हैं, तो ये सारी योग्यताओं के बारे में भी आज हम बात करेंगे। साथ ही जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कि महान्यायवादी को यदि हम नियुक्त कर रहे हैं और देश का प्रथम नागरिक, देश का एक इतना महत्वपूर्ण पद जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उसके द्वारा इस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसके कार्यों की चर्चा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो इसके मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जो कार्य होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सीमाएं, ठीक, सीमाएं एक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए किन किन क्षेत्रों में उनको कार्य करना है और किन क्षेत्रों में उनके कार्य को वर्जित किया गया है, किन क्षेत्रों के काम को करने से उनको रोका गया है, इस चीज को हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी की सीमाओं के अंतर्गत। क्लियर है? आई होप कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा मैप बन गया होगा, रोड मैप जिसको मैं कहती हूँ, कि आगे हम किन चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करते हुए चलेगा। एक तो करंट अफेयर्स और दूसरा आपका जो राज्य व्यवस्था का जो पेपर है उसको लेके हुए ये जो टॉपिक है ये आगे हम बढ़ाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए महान्यायवादी की स्थिति देख लेते हैं। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है या सर्व प्रमुख विधि अधिकारी होता है। जब बात आती है विधि की तो मतलब अनायास ही हमारे दिमाग में आता है कि या तो संसद, जो कि विधायिका की बात हम करते हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब कंफ्यूजन मैंने देखा है, कई बार आप लोग पूछते हैं कि मैम फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई अधिकारी है क्या, ये मतलब ये या तो जज होगा या वकील होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उससे भी ऊपर का एक पद है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये व्यक्ति किस चीज के लिए सहायता देने के लिए है, भारत का राष्ट्रपति जो भी इसको कार्य सौंपेगा या फिर भारत के अगेंस्ट या भारत का पक्ष जब कहीं रखना हो, जब किसी राष्ट्र के प्रति, किसी राज्य के प्रति या फिर किसी और ऐसी जगह जहां पर भी आवश्यक हो, उस जगह यदि भारत का पक्ष रखना हो तो वहां पर इस व्यक्ति की आवश्यकता इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, उस जगह भारत का महान्यायवादी भारत का पक्ष रखता है, या फिर कहा जाए राष्ट्रपति के कहने पर यह व्यक्ति भारत का पक्ष रखता है। क्लियर है? तो आई होप ये चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद की, और जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम अनुच्छेदों को जरूर मेंशन करें। और यही चीज जब आप मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, तब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप जब भी भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी किसी पद की बात कर रहे हैं या फिर किसी अन्य समिति की बात कर रहे हैं, कुछ और भी बात कर रहे हैं, तब यदि वहां पर अनुच्छेद है तो आपको वहां पर अनुच्छेद आवश्यक रूप से मेंशन करना है। क्लियर है? तो इसी के लिए जब हम देखते हैं भारत के न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद को, तो 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। और ये कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्लियर है? दो चीजें, एक तो ये विधि अधिकारी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, दूसरा कि अनुच्छेद की जब बात आती है तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की स्थिति को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं नियुक्ति की। जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे आगे डिस्कस किए हैं, इन्हीं सारे पॉइंटों को ही हम यहाँ पर समाहित करते हुए भारत के महान्यायवादी को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब नियुक्ति करा देते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि हमने बात की कि भारत का प्रथम कहा जाए नागरिक या सर्वोच्च जो पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रहा है तो वो अगला पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप ही हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब पद स्थिति की बात करते हैं। महान्यायवादी ना तो सरकारी सेवक होता है और ना ही पूर्णकालिक परामर्श या परामर्शदात्री व्यक्ति होता है। ठीक, पद स्थिति की जब बात करते हैं तो ये व्यक्ति पूर्णकालिक ना तो परामर्श देने वाला व्यक्ति है
और ना ही ये व्यक्ति क्या है, कोई सरकारी सेवक है। और जब इसकी आगे चल के हम इसके वेतन भत्ते और पारिश्रमिकों की बात करते हैं तो इसको संसद के जो सदस्यों को जिस तरीके से सुविधाएं मिलती हैं, उसको जिस तरीके से वेतन मिलता है, उस तरीके से ही भारत की महान्यायवादी को भी पारिश्रमिक प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अवधि की। किसकी अवधि? पदावधि। किसी व्यक्ति को यदि हम नियुक्त करते हैं, जैसे हमने बात की कि देश गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, कोई वंशानुगत चीजें देश में नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए और विशिष्ट योग्यताओं के साथ ही किसी पद के लिए चुना जाता है। ऐसे ही जब हम महान्यायवादी की पदावधि की बात करते हैं तो इसका पद पर बने रहना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि जब सरकार सत्ता में नहीं रहती तब भी वह त्याग पत्र देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है और सामान्यतः ऐसे पदों के लिए हर नई सरकार राष्ट्रपति के पास नए व्यक्ति के नाम की सिफारिश करती है। अब ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि भारत का महान्यायवादी, ऐसे कहते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक शब्द आपने सुना होगा प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी व्यक्ति को पद पर बने रहने के लिए क्या दे सकता है, आज्ञा दे सकता है, और जब वो चाहे तो उसको पद से हटा भी सकता है। लेकिन दूसरी चीज कि किस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करना है, ये डिसाइड करेगी कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिस व्यक्ति को भी महान्यायवादी नियुक्त किया जाना है उसके नाम की सिफारिश किसको करती है? राष्ट्रपति को करती है, और राष्ट्रपति फिर उसको क्या करता है? नियुक्त करता है। और इसीलिए जब पूछा जाए कि नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पे करता है तब आएगा उत्तर में मंत्रिपरिषद। ठीक, और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब भी कोई सरकार यदि नहीं रहती सत्ता में तो वहां से महान्यायवादी भी हट जाता है, और फिर जब भी जो नई सरकार सत्ता में आती है वो अपने अनुसार अपनी तरफ से किसी व्यक्ति के नाम का अनुमोदन करती है या उसके नाम की सिफारिश करती है, और उसके बाद राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करता है? महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं योग्यताओं की। योग्यताएं, किसी भी पद पर बने रहने के लिए व्यक्ति के पास अपनी एक अलग विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। ठीक, जैसे कि डॉक्टर बनने के लिए आपके पास MBBS होना चाहिए, जैसे कि एक शिक्षक बनने के लिए आपके पास शिक्षक की जो परीक्षा होती है उस तरीके से आपको पास करनी होती है, आपके पास B.Ed D.Ed जैसी कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को महान्यायवादी चुना जाता है तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अब ये योग्यताएं क्या क्या हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कौन व्यक्ति? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्ति हुई है देश के महाधिवक्ता, उनको अब महान्यायवादी के रूप में हमने नियुक्त किया है। किस पद पर? महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक, तो कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा उसको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वह भारत का नागरिक हो। जैसे कि हम जब किसी की योग्यताएं पढ़ते हैं तो कुछ योग्यताएं बड़ी कॉमन होती हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसको पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर व्यवहारिकता में देखें तो ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों ही नियुक्त करेगा? ठीक, और वो भी ऐसे महान और विशिष्ट पदों पर। चलिए, भारत का नागरिक हो, बिल्कुल ठीक। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का उसके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक, न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक काम करने का अनुभव हो, कहाँ पर? उच्च न्यायालय में। वैसे ही अगर वो मान लीजिए कि न्यायाधीश नहीं है तो फिर उसको एक वकील के रूप में कम से कम 10 साल तक उच्च न्यायालय में मतलब अपनी सेवाएं देना आवश्यक है। क्लियर है?
तब इस व्यक्ति को क्या बना सकते हैं, हम भारत का न्यायवादी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और उसके पश्चात पर्यंत तक रहेगा, कि जब तक वो चाहे तब तक रहेगा। उसी तरीके से हम ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अनुसार वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, न्यायिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, न्यायिक मामलों का विशेषज्ञ उसको होना चाहिए। ये चीज तो हम समझ ही सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि हम सर्वोच्च विधि अधिकारी बना रहे हैं तो हम उससे इतनी अपेक्षा तो करेंगे ही कि उसको विधि मामलों की जानकारी हो, ना सिर्फ जानकारी हो बल्कि विशिष्टता भी प्राप्त हो। चलिए, अब नियुक्त भी कर लिया, योग्यताएं भी देख ली, अब बात करते हैं इसको पद से हटा कैसे सकते हैं। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसके अलावा संविधान को उसके हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है, अर्थात उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो, कानून का ज्ञाता हो, साथ ही राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको भी हम पद पे बनाए रख सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को अब आगे और कार्यकाल तक हम नहीं बनाए रखना चाहते हैं तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से भी फिर उसको हटा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पारिश्रमिक की, जो कि आप लोगों के बड़े जिज्ञासा का विषय होता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। ठीक है, संविधान में महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते तय नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, राष्ट्रपति जो भी निर्धारित करे। लेकिन आगे हम जब उसकी कुछ अधिकारों की बात करते हैं तब वहां पे ये चीज हम समझते हैं कि ज्यादातर वो दोनों सदनों की बैठकों में वगैरह में भाग लेता है, तो एक सांसद को जितने वेतन भत्ते मिलते हैं उतने ही एक भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलिए, पद से हटा भी दिया, वेतन वगैरह की बात भी कर ही ली है। अब बात करते हैं एक विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी किन कार्यों को करता है। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में पूछे जाने के पीछे एक तो इसका आधार ये है कि आपके भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है, साथ ही हाल ही में जब नई नियुक्ति की गई है तो एक करंट के रूप में भी या समसामयिक घटनाओं के रूप में भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। क्लियर है? क्या क्या कार्य करता है महान्यायवादी? विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो कि उसको राष्ट्रपति सौंपता है। ठीक है, वो सारे काम करेगा जो कि एक विधिक व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। क्लियर है? चलिए, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य सौंपे जाएं, इसके अलावा भारत का पक्ष जब कहीं भी रखने की बात आती है तो भारत का महान्यायवादी है, भारत की तरफ से भारत का पक्ष रखता है। क्लियर है? चलिए, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना और राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्न तरीके से काम सौंप सकता है। कौन कौन से काम सौंप सकता है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। ठीक, कहां पर? उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व जब करना हो, भारत सरकार का कहीं पक्ष रखना हो, तब अनुच्छेद 143 के तहत यह अपना मतलब भारत का पक्ष रखता है। ठीक, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करता है। सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में भी सुनवाई का अधिकार इसको प्राप्त होता है। इसको साधारण भाषा में कहें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जगह भारत सरकार का जब पक्ष रखने की बात आती है तब वहां पर जो व्यक्ति खड़ा दिखता है वही है भारत का महान्यायवादी। क्लियर है? चलिए,
अधिकार तथा मर्यादाएं देख लेते हैं। ठीक, जब हम किसी व्यक्ति को अधिकार देते हैं तो कुछ सीमाएं उससे जुड़ी होती हैं। ठीक, और कुछ सीमाएं जो जुड़ी होती हैं वो इसलिए होती हैं कि वो व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कुछ भी ऐसा ना करे जिससे कि उस पद की गरिमा को भंग किया जा रहा हो या फिर इस तरीके से उसको पेश किया जा रहा हो कि उसकी अब भूमिका नकारात्मक होने वाली है। क्लियर है? इसीलिए सीमाओं की हम बात करते हैं या अधिकारों की बात करते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होता है। हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी के अधिकारों की। ठीक है, इसके बाद इसकी सीमाओं को भी हम डिस्कस करेंगे। भारत के किसी भी क्षेत्र में जहां तक भी भारतीय राज्य क्षेत्र है वहां तक क्या कर सकता है, किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। अब चाहे आपका ये सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जिसे कि कहें सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, दोनों ही जगह क्या कर सकता है, ये अपना पक्ष रख सकता है या फिर सुनवाई करने का इसको अधिकार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार होता है। संयुक्त बैठक में भी इसको भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक, आगे चल के हम सीमाओं में जब बात करेंगे तो मत नहीं दे सकता। ये लोकसभा राज्यसभा जिसको हम कहते हैं द्विसदनीय व्यवस्था, दोनों सदनों उच्च सदन और निम्न सदन में दोनों की कार्यवाही में ये भाग ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता। बोल सकता है, अपनी पक्ष रख सकता है, अपनी राय जाहिर कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक, एक सांसद की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार इसको मिलते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है, वहां पे बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है, पक्ष रख सकता है। तो उसी तरीके से एक सांसद की भांति इसको भत्ते प्राप्त होते हैं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जब हम आगे जो पॉलिटी की जो क्लासेस होंगी उनमें जब हम सारी चीजें पढ़ते हैं, जब हम उच्च सदन निम्न सदन पढ़ते हैं, हम सांसद पढ़ते हैं, ठीक, उनके अधिकारों को पढ़ते हैं, उनके विशेष अधिकारों को पढ़ते हैं, तब हम इन चीजों को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अभी सिर्फ इतना समझिए कि हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी उन पर ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लियर है? भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं, हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, आपको माय अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ओके, और वहां पर जो कोर्सेज दिए गए हैं, जो भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, उस संबंधित कोर्स को आपको एनरोल करना है। क्लियर है? चलिए, एक सांसद की तरह वेतन भत्ते प्राप्त करना और विशेषाधिकार उसे मिलते हैं, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके? महान्यायवादी के। संविधान ने उसके कर्तव्यों के तहत किसी भी तरह के संघर्ष को टालने के लिए उसकी सीमाएं भी निर्धारित की हैं। ठीक, हमने अभी बात की ना कि किसी व्यक्ति को अधिकार के साथ कुछ सीमाएं भी दी जाती हैं ताकि उस व्यक्ति की निरंकुशता को या उस पद की निरंकुशता को बनाए रखा जा सके। नहीं तो पता चले कि वो कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, ठीक, अपनी अपनी सत्ताएं चलाने शुरू कर दें। इसलिए कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी हैं ये सीमाएं, ये देख लेते हैं। सीमाओं में पहला, बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं कर सकता है, बचाव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा भारत सरकार की अनुमति के बिना? क्योंकि ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है और सिर्फ भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके अनुसार ही इसको काम करना है। जब तक वो चाहे तब तक पद पर बने रहना है, और इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना पड़ेगा। उसी तरीके से भारत सरकार की अनुमति के बिना ये भी कुछ काम नहीं करता है। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। इस चीज को भी आप भली प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि वेतन तो हम भारत सरकार से प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके ही विरुद्ध हम केस लेके खड़े हो जाएं। ठीक,
जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। ठीक, कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। जो भी मामला सरकार के द्वारा सौंपा गया है और उसकी गोपनीयता को भी पूरी तरीके से बनाए रखने का प्रयास करेगा। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं करेगा। क्लियर है? ना तो किसी कंपनी का निदेशक बनेगा और ना ही कोई अन्य पद धारण करेगा। ये कुछ सीमाएं हैं महान्यायवादी के पद की। लेकिन इसके साथ जब हम बात करते हैं, भारत में हर चीज का हम अधिकार दे रखे हैं, स्वतंत्रताएं दे रखे हैं, हर व्यक्ति को अपने पसंद का व्यवसाय व्यापार चुनने का अधिकार दे रखे हैं, तो किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रताओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और इसी के अनुसार महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, वह एक सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता, इसीलिए वह निजी विधिक कार्यवाही करने से उसको नहीं रोका जाएगा। ठीक, वो निजी रूप से विधिक कार्यवाही में भाग ले सकता है, निजी रूप से अपनी अलग तरीके से अगर कुछ काम करना चाह रहा है तो कर सकता है, क्योंकि वह भारत सरकार का क्या नहीं है, पूर्ण अधिकारी नहीं है, पूर्ण सरकारी अधिकारी नहीं है, या कहा जाए पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उसको निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए, सीमाओं की भी बात हो गई, अधिकार की भी बात हो गई। इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो हमें डिस्कस, जब हम न्यायवादी कर रहे हैं तो उसको सहायता करने वाले कुछ और पदों के बारे में भी हमें यहाँ चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक और पद होता है, ठीक, जिसको हम कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता भारत के महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो कि भारत के महान्यायवादी को सहायता प्रदान करते हैं, उनको सहायक के रूप में सहायता करते हैं। कौन कौन है ये? एक तो महाधिवक्ता और दूसरा अपर महाधिवक्ता। ठीक, उनकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। अनुच्छेद 76 में ही महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक, ऐसा मान के चलते हैं कि संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं है, कोई अनुच्छेद इनसे संबंधित नहीं है, लेकिन महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है भारत के महान्यायवादी को उनके कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। क्लियर है? केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य नहीं होता है कौन? महान्यायवादी। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री भी होते हैं। और जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं, सरकारी लोगों की बात करते हैं, तब आते हैं ये लोग, लेकिन इनकी व्यवस्था किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी के रूप में संविधान में उल्लेखित नहीं की गई है। क्लियर है? चलिए, अब एक थोड़ा सा जो हमने सब कुछ पढ़ा है उसको रोड मैप अगर अपने दिमाग में बनाना चाहें तो उसको, ये चार्ट को अपने दिमाग में छाप लें, या फिर अपने फोन से फोटो ले लें, या फिर अपनी कॉपी में भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है? जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं महान्यायवादी के बारे में, उन सब को एक चार्ट के रूप में हमने यहाँ पर दिखाया है। नियुक्ति, शपथ पत्र, कहाँ पर इसकी व्यवस्था होती है, कार्य क्या होते हैं, ठीक, इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, कहाँ मतलब ये कार्य कर सकता है, इसके पास क्या अधिकार होते हैं, क्या इसकी सीमाएं होती हैं, इन सबको हमने यहाँ पर एक चार्ट के रूप में रखा है। क्लियर है? चलिए, जब हम अन्य विधि अधिकारियों की बात करते हैं तब भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसको हम कहते हैं भारत का महान्यायवादी, इसको सहायता देने वाले जो अन्य लोग हैं, इनके बारे में भी अलग से उल्लेख हमको मिलता है। भारत का महान्यायवादी, इसको सहायता देने के लिए एक पद होता है भारत का अपर महाधिवक्ता, ठीक, और उसके साथ ही होता है भारत का महाधिवक्ता, जिसको हम कहते हैं कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल।
और जब सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात आती है तब आता है भारत का महान्यायवादी, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये सारा कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पीछे का आधार है हाल फिलहाल में होने वाली नियुक्तियां। ठीक, हाल ही में भारत के 16वें महान्यायवादी की नियुक्ति हुई है। कौन से? 16वें नंबर के महान्यायवादी की नियुक्ति हुई है और इनका नाम है आर वेंकट रमणी। इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 से, कब? 1 अक्टूबर 2022 से पदभार को संभाला है। ठीक, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ ही भारतीय संविधान में ये जो टॉपिक मेंशन है वहां पर भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम लोगों ने इतनी कुछ घटनाक्रम की बात कर ली, ठीक, तो ये भी जान लेते हैं कि भारत का प्रथम जो महान्यायवादी था ये कौन थे। इनका नाम था सीतलवाड़ा। चिमनलाल सीतलवाड़ा। मैं यहाँ पूरा ही लिख देती हूँ, चिमनलाल सीतलवाड़ा। ये देश के पहले भारत का जो कहते हैं कि सर्वोच्च विधि अधिकारी या प्रथम महान्यायवादी के रूप में जिनको नियुक्त किया गया था उनका नाम था चिमनलाल सीतलवाड़ा। और इनको नियुक्त किया गया था 1950 में। और जब सर्वाधिक कार्यकाल की बात करते हैं तो सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले महान्यायवादी के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी को, आर वेंकट ठीक, आर वेंकट रमणी को हाल ही में भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आई होप कि ये सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होंगी। अगर इससे आगे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसी मैं आप लोगों से आशाएं करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए खुद को अपनी उस सपने को प्राप्त करने के लिए जो कि आपकी आंखों में पल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।